ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. ऑलराइट, Yeah, ma'am. ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे हॉर्मोन्स के बारे में, करेक्ट? राइट? गलत बता दूं क्या मैं? हार्मोनी पढ़ रहे थे? हार्मोनी तो पढ़ रहे थे, राइट? हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस, हम लोग पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी, हम लोग पढ़ चुके हैं थायराइड। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हम लोग पढ़ चुके हैं पैराथायराइड। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं पीनियल? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, हम लोगों ने जो पढ़ना है दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास में भी हम ग्लूकागन के बारे में पढ़ चुके हैं सब कुछ। Yes, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. पेनक्रियास का एक पार्ट हो चुका है, एक अभी पेंडिंग है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो है हमारे गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज किस तरीके से करते हैं, और इसके अलावा हमें पढ़ना है थाइमस, राइट? थाइमस इम्यूनिटी से रिलेटेड Yes. होता है। ये वाला पार्ट करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। आज हमारा Yes. लास्ट लेक्चर है इस चीज का। उसके बाद हम लोग सिर्फ रिवीजन मोड में चले जाएंगे, बोर्ड्स की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। जितना हमने पढ़ा सब रिवाइज करते चले जाएंगे, क्योंकि नीट पढ़ने से नहीं होता, नीट रिवीजन से होता है। तो रिवाइज करने लायक हम अब आ चुके हैं। हाँ भाई, हाँ ये ले भाई, ये ले मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। रोता क्यों है? पढ़ा रही हूँ, छोड़ थोड़ी दूंगी तुझे। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पढ़ने से नहीं होता, वो रिवीजन से होता है। और रिवीजन करने के लिए पहले तुम्हें पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो अब February 10 के बाद से हमने रिवीजन ही रिवीजन करनी है। हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में करनी है रिवीजन, असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करनी है। हमें ये भी CUT, ये इसके CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे वो भी लगाएंगे, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है ना, हमारी तो नॉलेज ही बढ़ेगी। उसके अलावा हम नई गेम्स लेकर आएंगे, उससे रिवाइज करेंगे। सो यू हैव टू बी लाइक जिंदा, क्लास में जिंदा रहना, तो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन हमने रिवीजन नहीं करनी है, दैट इज द ओनली की। उसी को पेपर उससे सॉल्व होगा जिसको रिवीजन होगा। याद तो एक बार पढ़ने के बाद किसी को नहीं आता, हमें नहीं आता, हम भी भूल जाते हैं। बहुत अच्छे और ब्लेस्ड होते हैं वो जो एक ही बार देखने के बाद चीज़ें याद रख लेते हैं। मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पर ऐसा बहुत कम केसेस में होगा, ठीक है? चलो, तो हम पेनक्रियास पे थे, और पेनक्रियास में हमने पढ़ा था कि आइल्स ऑफ लंगर है ना, ठीक है, जिसमें ऐसे गले लगे हैं कुछ सेल्स और बीच में कुछ सेल छोड़ रखे हैं। अल्फा सेल्स है जो ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागन बॉडी में क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाता है या कम करता है? इंक्रीज करता है। बढ़ाता है। इंक्रीज करता है, राइट? अब ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैं खाना खा रही हूँ, सोचना, तुम भी सोचना, तुम भी खाना खा रहे हो, मैं खाना खाया, खाना टूट गया, ठीक है, बॉडी के अंदर कौन से पार्ट से एब्जॉर्प्शन होगा खाने का? इंटेस्टाइन, स्मॉल। Intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना खून में चला गया, ठीक है, बढ़िया से जा रहा है, सेल्स को मिलेगा अच्छे से। अब खून में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो मैंने खाना खाया, मेरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी खतरनाक बनाई है मैंने, यहाँ से खाना निकला, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, जादुई तरीके से निकले और ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये मेरे सेल्स हैं, ये इतने छोटे हुए बनाया मैंने, हद हो गई। ये रहे हमारे सेल्स, ठीक है, ये मेरे सेल्स हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज लेंगे ताकि ये इसे तोड़ के इससे एनर्जी निकाल सके, राइट? तो जो ग्लूकोज है ना, स्पेशल है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिना जिंदगी नहीं है, और ग्लूकोज भी स्पेशल है, ठीक है। तो ग्लूकोज को लेने के लिए जो जनरली आपको रिसेप्टर दिखते हैं, ग्लूकोज को ऐसे ग्लूकोज एंटर थोड़ी कर जाएगा, उसको घुसने के लिए रिसेप्टर चाहिए सरफेस पे, ठीक है। तो जनरली जो उसके रिसेप्टर होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज करी जाती है वो होती है ग्लूट, GLUT, ठीक है। ग्लूकोज को ट्रांसफर करने वाले रिसेप्टर GLUT, ग्लूट, ठीक है। तो जनरली आपके सेल पे GLUT1 एंड लाइक GLUT2 रिसेप्टर्स आपको मिल जाते हैं, मेरे सारे सेल्स पे है। तो जब मैंने चपाती खाई, पेट में टूटी, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट गई, पूरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी, मेरे ब्लड में चलेगी। अब मेरे ब्लड में यहाँ घूम रही है चारों तरफ, तो मेरे सेल के सरफेस पे GLUT1 GLUT2 रिसेप्टर से क्या हुआ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अंदर आराम से एंटर हो गई, मेरे सेल्स को एनर्जी मिल गई, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है, ठीक है। मेरी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड इज, मैं ग्लूकोज थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, नॉर्मल से ज्यादा ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रोटी तो खा ली, उसके साथ मैंने खा लिया गुलाब जामुन, भर भर के बढ़िया से खा लिया, तो ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में ज्यादा। जब ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में ज्यादा, तो ग्लूट रिसेप्टर से सेल ने उतने ले लिया ग्लूकोज मॉलिक्यूल जितने उसको चाहिए थे, उसको और चाहिए नहीं, तो वो और क्यों लेगा ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। कोई भी चीज ज्यादा में तो टॉक्सिसिटी जैसी होती है, तो उसने लेने से मना कर दिया, मैं तो नहीं ले सकता। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होगा, देखो,
व्हेन ग्लूकोज इज एक्स्ट्रा इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा दैट मीन्स ज्यादा मिठास होगी तुम्हारे शरीर के अंदर। रुक जा भाई रुक जा, सुन तो सही। सो अब जब बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, मेरे खून के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, अगर अब मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाऊं तो उसमें दिखेगा ना मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा चीनी है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है विच इज़ वेरी रिस्की। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कहती है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो कुछ सेल्स ले सकते हैं, सम सेल्स कैन पिक अप दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। वो कौन से स्पेशल सेल्स होते हैं, कौन से स्पेशल रीजन्स होंगे? पहला तुम्हारे स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल इतना काम करते हैं कि वो ये एनर्जी यूज कर ही लेंगे। दूसरा तुम्हारा हार्ट, हार्ट भी तो इतना काम करता है कि उसके सेल्स इसे यूज कर लेंगे। तीसरा, और तुम्हारी बॉडी में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा काम करता है, इवन जब तुम सो रहे हो तो तब भी वो काम कर रहा होता है? ब्रेन। ब्रेन। और वो कौन सा पार्ट है तुम्हारी बॉडी का जो एनर्जी स्टोर करके रखता है कि अगर तुम अत्यंत स्टारवेशन में लीवर। लीवर, Liver. एडिपोस टिश्यू। ग्लाइकोजन तुम सही बोल रहे हो, लेकिन एडिपोस टिश्यू बहुत सारा फैट लगता है ना, तो ग्लूकोज और फैट में ज़्यादा एनर्जी तो फैट के पास नहीं होती थी। 9.1 याद है? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ जगहें हैं जो क्या कर सकते हैं, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बढ़िया से ले सकते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे नहीं ले सकते, GLUT1 GLUT2 रिसेप्टर से तो कुछ काम नहीं बनने वाला। तो ये कहते हैं मुझे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स चाहिए अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है इन सेल्स में, आगे चलो नेक्स्ट पेज चलो। यस मैम। देखो यस मैम। कहाँ गया? सो ध्यान से सुनना, एक बारी में सुन लेना, उसके बाद इजी हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेल है, मैं एक ही सेल बना रही हूँ, लेट्स से मैं स्केलेटल बना रही हूँ। ठीक है, ये सुन लो क्योंकि तुम्हें कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं इस तरीके से। स्केलेटल सेल्स है, ये स्केलेटल मसल के सेल है, और ये हमारी ब्लड वेसल है। और ये मेरा गला खराब है, गला तो ठीक था मेरा, पता नहीं क्या हो गया। अरे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बढ़िया से घूम रहे हैं, जाएंगे जाएंगे मम्मी घर जाएंगे। ठीक है, तो इन सेल्स के पास, स्केलेटल सेल्स के पास कुछ स्पेशल ऐसे ट्रांसपोर्टर, वैसे रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर इज द राइट वर्ड साइन, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बनाते तो हम रिसेप्टर की तरह है, पर ट्रांसपोर्टर ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं बनाती भी ऐसे, रुक। तो ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्टर्स पड़े हैं। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट। ट्रांसपोर्टर वर्ड यूज़ करते हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तुम्हारे उससे बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है GLUT4। ये है नीट का क्वेश्चन। ठीक है, इसकी खास बात क्या है इस ट्रांसपोर्टर की? इसकी खास बात ये है, देखो ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर में कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में कोई चीज़ सरफेस पे आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रास्ता है। ठीक है, तो इस रास्ते को मुझे खोलना पड़ेगा, तभी जाके ये जो पेन है इससे अंदर एंटर कर जाएगा, राइट? तो इस रास्ते पे पहले इसके सरफेस पे आके एक मॉलिक्यूल पेन का अटैच करेगा, तभी से सिग्नल मिला और ये खुल गया, और ऐसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो पा रही है। तो दिस चैनल इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टर, पर पहले वो रिसीव ही करता है चीज़ को। तो रिसेप्टर और ट्रांसपोर्टर यहाँ पे थोड़ी सी खतरनाक टर्म होगी, पर तुम ट्रांसपोर्टर वर्ड यूज़ कर लो क्योंकि ज़्यादा सेंस उसका बन जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो, तो ये जो GLUT4 है ना, ये सेल है, और ये सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बुलाते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हैं। ठीक है, ये जो GLUT4 रिसेप्टर्स या ट्रांसपोर्टर GLUT4, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर छुप के पड़े हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इनके पास स्पेशल पोटेंशियल है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये खींच सकते हैं सेल के अंदर, लेकिन ये सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। तो अब जो बाहर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जो तैर रहा है बस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये इसको कांटेक्ट कैसे करे ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में, ये कैसे एक दूसरे से मिले? तो क्या होता है, इन सेल्स के सरफेस पे एक और चीज़ पड़ी होती है,
एक और स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर बड़े होते हैं। तो ये वाले रिसेप्टर का नाम है इंसुलिन रिसेप्टर्स। सो देखो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, तुम्हारे हर बॉडी के सेल पे नहीं होते, हर सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है, कि स्पेशल जगह पे है। कहाँ कहाँ? जहाँ तुम्हारे पास ब्रेन है, जहाँ दिल है, जहाँ पर एडिपोज टिश्यू पड़े हैं और जहाँ पे स्केलेटल मसल पड़ी है, सिर्फ उनके पास ही इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब देखो क्या हुआ, इतनी बात समझ में आई सबको कि एक सेल है, उसके अंदर छुपा हुआ बैठा है GLUT4। GLUT4 वो है जो ग्लूकोज के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को भी सेल के अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन GLUT4 छुपा हुआ बैठा है। और सेल के सरफेस पे कौन बैठा है? इंसुलिन रिसेप्टर। इतना क्लियर? मैम साइटोप्लाज्म में है वो। हाँ, साइटोप्लाज्म में अभी। ओके, ओके मैम। स्टेप 1 चलिए अब आगे। डन। देखो अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा। खर्जा साहिल खर्जा, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सुनो ध्यान से, बता रही हूँ ना, ये तुम्हें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो। लेकिन इसको सुनने के बाद जब लाइंस पढ़ोगे तो उसका सेंस ज्यादा बनेगा। अब देखो, अब क्या हुआ, सांस से जा रही थी ब्लड वेसल्स, ठीक है, और उसके अंदर थे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब बॉडी ने सिक्रीट कर दिया। जब तुम बहुत सारा मीठा खाते हो ना, जब भी तुम खाना खाते हो ना, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन ऐसे सिक्रीट करने लगती है। तो अब ब्लड के अंदर मुझे एक हार्मोन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंसुलिन। दिखा सबको? यो मैम। ये इंसुलिन निकलेगा और ये बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर के ऊपर जो पड़ा था सेल के सरफेस पे। दिख रहा है बाइंड करता हुआ? ठीक है, सो इंसुलिन विल बाइंड with its receptor on cell surface। हम कहते हैं ना कि इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम करता है। कैसे करता है वो बता रही हूँ। तो इंसुलिन सरफेस के साथ बाइंड किया, जैसे ही वो बाइंड किया तब आता है हमारा स्टेप 3। तो मैं स्टेप 3 नीचे बना रही हूँ ताकि तुम उससे रिलेट कर पाओ कि जैसे ही इंसुलिन बाइंड किया उस टाइम पे क्या हुआ, धक्का लगता है हमारे जो साइटोप्लाज्म के पास पड़े थे जो रिसेप्टर। ये हट देखो, एक तो ये यहाँ भी है और ये ऐसे भी घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन वो सरफेस पे नहीं आते बाहर की तरफ। तो जैसे ही इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो सिग्नल देता है, अंदर एक सिग्नलिंग चलती है। सेल के पास सिग्नलिंग के बहुत तरीके होते हैं, तो अंदर एक सिग्नलिंग जाती है कि ये जो GLUT4 रिसेप्टर है उसको सरफेस पे आना है, एंड एज ए रिजल्ट जो GLUT4 रिसेप्टर है वो सरफेस पे आ जाएंगे। देखो तुमको ये GLUT4 आ गए, GLUT4। तो देखो एज ए रिजल्ट मैं नीचे लिख रही हूँ, GLUT4 कम ऑन सरफेस। अगर GLUT4 सरफेस पे आ गए तो GLUT4 किसके लिए थे, किससे बाइंड करने के लिए थे? ग्लूकोज। GLUT4, हाँ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो इससे बाइंड कर जाएंगे। एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाइंड, जैसे ही इसे टच करते हैं ना तो एक तरह से ना फ्लैप फ्लैप स्ट्रक्चर्स होता है यार, ये जैसे टच करते हैं उसी टाइम में खुल जाते हैं। और यहाँ देखो फिर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो एंटर कर जाएंगे डायरेक्टली सेल के अंदर। नाउ ग्लूकोज एंटर इनटू सेल। तो देखा तुमने कि अब हम कहते हैं कि जब भी तुम खाना खाते हो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। मेरा कंडीशन है, अब कोई इंसान है जिसको डायबिटीज है, उसने भी खाना खाया एक ही रोटी, उसकी बॉडी में भी ग्लूकोज का लेवल बना। मेरी बॉडी में क्योंकि मेरे पास इंसुलिन था, तो मेरे इंसुलिन ने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मेरी बॉडी में बन रहा था वो सारा का सारा या तो मेरे स्केलेटल मसल को दे दिया या मेरे ब्रेन सेल्स को दे दिया। कैसे दिया वो तुमको समझ आया कि इंसुलिन क्या करता है, GLUT4 के जो रिसेप्टर छुपे हुए होते थे उसको सरफेस पे ले आता था। लेकिन जिसको डायबिटीज है ना, या तो उसकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है या उसकी बॉडी में इंसुलिन को पकड़ने वाले रिसेप्टर नहीं है। इसकी वजह से उनका ग्लूकोज का लेवल उतना ही बढ़ा रहता है लेकिन मेरा कम हो जाता है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जिसको डायबिटीज है और जिसको डायबिटीज नहीं है। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं, लेकिन डायबिटीज वाले की शुगर बढ़ जाती है, दूसरे की नहीं बढ़ती। तो रोल उसमें बेसिकली इंसुलिन या इंसुलिन के रिसेप्टर्स का होता है। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, यो ma'am. मैम। साहिल समझ आया अब? मैम ऊपर इंसुलिन किससे बाइंड हुआ था बेटा? इंसुलिन रिसेप्टर से। Yes, ma'am. अगर तुम कोई भी हेल्प बुक पढ़ोगे ना तो उसमें ये क्लियरली दिखा नहीं होता, ऐसा लगता है इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर नहीं बना सकता, इतना टाइम नहीं होता। अंदर छुपे रिसेप्टर को बाहर सरफेस पे लेके आता है वो।
इन केस ऑफ फास्टिंग, बेटा इन केस ऑफ फास्टिंग तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बॉडी में कम है, तो उल्टे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तब इंसुलिन को सिक्रीट करके क्या करोगे, है ना। इंसुलिन तब सिक्रीट होता है जब तुम खाना खाते हो। तो जैसे मूवमेंट तुमने खाना खाना स्टार्ट किया, इवन जब खाने के बारे में सोचना स्टार्ट किया तो मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे स्टमक में भी थोड़ा HCl सिक्रीट होना स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन भी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी प्रेप कर रही होती है खाने के लिए। ये बात क्लियर है इंसुलिन का फंक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन देखो यहाँ से आएगा। पहला, ये तो कॉन्सेप्ट था, उतनी डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या से आएगा? पहला कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो नहीं, ये भी नहीं आएगा। तुम्हें आएगा कि ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं GLUT4, ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो पहले तो आपको इन चारों जगहों पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये द मोस्ट एक्टिव वन है, ठीक है, और एडिपोज के पास तो एनर्जी का भंडार होता है इसलिए। दूसरा, वो तुमसे रिसेप्टर पूछ लेंगे, इंसुलिन जैसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, इंसुलिन के साथ कौन से रिसेप्टर को बाइंड करोगे, तो तुम्हें GLUT4 को बाइंड करना है। तो याद रखना ग्लूकोज के साथ GLUT4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो तुमको याद रखना है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, लीवर भी लिख ले भाई। लीवर लिखा नहीं? अच्छा, तुम में से किसी ने बोला था, मुझे लगा मैंने लिख दिया। लीवर भी है, लीवर भी है, ये भी लिखो। लीवर, यस ऑफ कोर्स, लीवर के पास भी जाएगा यार, ठीक है। मुझे लगा किसी ने बोला था, शायद मैंने लिख दिया। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। GLUT4 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, ये सेल वाले चैप्टर से भी रिलेट होकर आ जाता है। ओके, चलो, डायबिटीज में भी इससे क्वेश्चन बनता है, राइट। अब कुछ टर्म्स है, कॉमन टर्म्स है जो आती रहेंगी जिंदगी में, तो तुमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का क्या मतलब होता है? अगर किसी को डायबिटीज है ना, तो उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो गई, उसके सेल्स में तो जा नहीं पा रही, क्योंकि या तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या फिर इंसुलिन बन रहा है पर अपनी रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है, दोनों कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब उसके अगर ब्लड में बहुत सारी ग्लूकोज है, और ब्लड कहाँ जाता है फिल्टर होने के लिए? किडनी के पास। किडनी के पास। जब इतना सारा ग्लूकोज है ना, तो किडनी बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उस इंसान के यूरिन में भी आपको ग्लूकोज मिलेगा, तो उस इंसान का यूरिन मीठा होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ये टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। ग्लूकोसूरिया का मतलब है जब आपको यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज मिले, ठीक है। तो ये यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कि डायबिटिक है पर्सन या नहीं। सेकेंड, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, यूरिया मतलब आपको यूरिया फॉर्म, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ते हो ना, तो पॉलीयूरिया मीन्स जब बहुत ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन हो। देखो, ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर किसी जगह पे ज्यादा है, ठीक है, तो ग्लूकोज विल एक्ट एज अ सॉल्यूट, इसकी तरफ भागेगा पानी, क्योंकि पानी वहीं जाता है ना जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होता है, मानते हो? तो अगर, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें समझ आया या नहीं, इधर आओ भाई। अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है इस मीडियम में ज्यादा, ठीक है, और लेट्स से दिस इज PCT। PCT इज व्हाट? Proximal convoluted tube. जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा है, तो उसके ही देखा दिखाई जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, वहां पे मूवमेंट किसकी हो जाती है? वाटर की। वाटर की नेचर है ना, वहां वो ज्यादा जाती है जहाँ पे वो कम है, तो वाटर इसके अंदर आ जाएगा। मोर वाटर एंटर। बेटा जब मोर वाटर एंटर हो गया, तो PCT के अंदर मीठा भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया, और उसके साथ पानी भी ज्यादा हो गया, तो यूरिन कैसा बनेगा? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? बहुत ज्यादा डाइल्यूट, ठीक है। Dilute. और हाँ, डाइल्यूट बनेगा बहुत ज्यादा। और जो यूरिन में वाटर वेस्टेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? Increase. Increase. इंक्रीज। पहले नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन इस केस में जिसमें यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा है, वहां पे पानी की वेस्टेज भी ज्यादा है, क्योंकि जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसमें पानी भी तो ग्लूकोज के साथ बाहर निकल रहा है शरीर से। तो ऐसे इंसान को यूरिनेशन ज्यादा होगी या कम? ऐसे इंसान को बार बार सूसू जाना पड़ेगा या कम? Radha. बार बार। तब होना होगा ना, तो इसी को साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, जिसको बार बार सूसू जाना पड़े। तो जिनको जनरली डायबिटिक्स होती है, अगर आपने किसी को देखा है, तो उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनकी गलती नहीं है, उनको मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, इट्स जस्ट उनकी बॉडी में प्रोसेस ही ऐसे हो रहा है। समझ आई ये बात? Yes, Yes, ma'am. ओके, नाउ पॉलीडिप्सिया। अगर अब कोई बार बार सूसू जा रहा है, वो जितना पानी पी रहा है सूसू में निकल रहा है, तो उसको प्यास लगेगी? Yes, ma'am. बहुत ज्यादा Yeah. लगेगी ना, उसको नॉर्मल से ज्यादा प्यास लगेगी। तो जनरली जिनको डायबिटीज होती है, उनको प्यास भी ज्यादा लगती है, क्योंकि यूरिनेशन भी ज्यादा होती है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीडिप्सिया। डिप करके चाय बनाते हो ना, तो वो ग्रीन टी होती है ना, तो उससे याद रखना, पानी से रिलेटेड था। टू थर्स्टी, दैट इज पॉलीडिप्सिया। ओके, Yes, ma'am.
कीटोन्यूरिया होती है जब कीटोन बॉडी यूरिन के अंदर आपको मिलने लग जाती है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज क्या होती है, अगर आप लिपिड और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हो ना तो उनसे कीटोन बॉडीज रिलीज होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, बस याद रखना कि कीटोन बॉडीज भी ये जो हमारी बॉडी में रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा बनने लग जाती है कि जिसकी वजह से वो आपको यूरिन में भी दिखाई देगी। तो दिस कंडीशन इज नोन है कीटोन्यूरिया। तो ये भी आपको दिखेगी इन वन व्हेन, ये सब कब हो रहा है, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में। मोर इन ब्लड, यस व्हाट इट। तो ये Yes, ma'am. चारों टर्म एक दूसरे से रिलेट होके आ जाती है। चलो आगे Yes, ma'am. Yes. आइए Yes, ma'am. ये किडनी दिख रही है, Yes, ma'am. मैम ऊपर क्या दिख रहा है, Adrenal Adrenal gland. एड्रीनल ग्लैंड है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, एड्रीनल ग्लैंड ऐसे दिख रहा है ना, हम इसको ऐसे काटेंगे पूरा और फिर ऊपर का पार्ट हटा के देखेंगे अंदर कैसा है, ऐसा है ना। तो काट के हम इसको ऐसे खोल के देखेंगे अंदर कैसा दिखता है। जब हम इसको खोलते हैं तो हमको पता है कि एड्रीनल के बाहर एक अलग सेल की लेयर है और अंदर एक अलग सेल की लेयर है, ठीक है। काट के देखते हैं इसको। तो ह्यूमन बॉडी में इट्स अ डेड बॉडी, तो आपको किडनी दिख रही है, Yes, ma'am. किडनी के ऊपर ध्यान से देखोगे बेटा तो दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, कुछ ऐसा सा इतनी साफ नहीं दिखती ना ह्यूमन बॉडी, तो खतरनाक दिखती है, ऐसी दिख रही है। हर चीज एक दूसरे से अटैच है ना इसलिए, ठीक है। चलो चलो चलते हैं, खतरनाक पिक्चर है भाई। देखो ये किडनी है, आपको ये थोड़ा ऐसे करके किडनी है, इसको ना ऐसे दिखाई है ए पिक्चर में, बी पिक्चर में उसने ऐसे कर दी, तो ट्रायंगुलर सी शेप दिख रही है ना आपको इसकी, Yes, ma'am. Yes. ऐसे। Yes. अब इसने इसको काटा, ऊपर से छिल दिया और अब अंदर देख रहा है, तो सी वाली पिक्चर में आप अंदर देख रहे हो, तो बाहर और अंदर में थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। सो बाहर वाले को हम बायो में क्या बोलते हैं, आउटर इज कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स God. कॉर्टेक्स, यस, एंड द इनर विल बी, मेडुला यस वेरी गुड, क्लियर, नाम क्लियर। Yes, ma'am. मजे की बात बताऊं, Yes, एड्रिनल ma'am. के अंदर वाला जो रीजन है ना वो मॉडिफाइड न्यूरॉन से बना है। देखो शरीर में न्यूरॉन है, चारों तरफ न्यूरॉन है, ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स थे, ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स थे जो मॉडिफाई होके हार्मोन सिक्रीट करते थे, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं। तो वो मॉडिफाइड न्यूरॉन को हम क्या बुलाते थे, ब्रेन में हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स थे ना जो मॉडिफाई होकर हार्मोन सिक्रीट करते थे, उनके लिए क्या टर्म यूज करते थे, मैंने एनसीईआरटी में अंडरलाइन में कराई थी, Neurosecretory cell. न्यूरोसिक्रीटरी सेल। बेटा न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स तुमको कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो तुमको मिल गए ब्रेन में, ठीक है, एक तो तुमको मिलेंगे इन ब्रेन, और दूसरे वो तुमको कहाँ मिलते हैं, मेडुला ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का जो मेडुलरी रीजन है ना ये एक्चुअली न्यूरोसिक्रीटरी सेल से मिलके होता है, और यहाँ पे लेकिन इनका नाम डिफरेंट होता है, इट इज कॉल्ड they are called actually, my English is wrong here, so they are called, किसी को पता है, नहीं पता, क्रोमाफिन सेल्स। अच्छा नहीं पता था, नहीं पता किसी को। देखो तो जो न्यूरॉन्स है नॉर्मल काम है भाई, दिमाग के पास सिग्नल ला रहे हैं, दिमाग से सिग्नल लेके जा रहे हैं, तो वो तो उनका अपना न्यूरोट्रांसमीटर वाला काम है। लेकिन कुछ न्यूरॉन है, दो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन की कैटेगरी है जो कहते हैं हम हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, तो उनको जनरली न्यूरोसिक्रीटरी कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस में जो बढ़िया से पिट्यूटरी को सिग्नल दे रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर में भी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ये वाले न्यूरोसिक्रीटरी सेल को हमने बोला कि अगर न्यूरोसिक्रीटरी सेल बुलाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम कंफ्यूज होंगे ब्रेन का बात हो रही है एड्रिनल की हो रही है, तो हमने दूसरा नाम दे दिया, इनको हम बोलते हैं क्रोमोफिन सेल्स। सो क्रोमोफिन सेल्स एक्चुअली सेल्स नहीं है, वो बेसिकली न्यूरॉन्स ही हैं जो मॉडिफाई है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। ये बात क्लियर है। Yes, ma'am. यहाँ मैं लिख रही हूँ मॉडिफाई टू सिक्रीट हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, भूलना नहीं है। डन। मैम आपने लिखा मेडुला ऑफ कॉर्टेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला लिखा है, अरे अरे यार, Medulla. किडनी किडनी, क्षमा चाहूंगी, थैंक यू, एड्रीनल। थैंक्स।
सॉरी यार, दिमाग में सही चल रहा होता है पर लिखते लिखते उल्टा हो जाता है। थैंक यू। मेडुला ऑफ एड्रिनल, भाई एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड लिख दे, तू कहीं सोचो हार्मोन है। डन। डन मैम। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू यार, नोट कर लिया तूने। ओके, एक सेकेंड। बेटा उस टाइम बॉडी उसमें थी ना तेरे, टेंशन के फेज में थी ना, इमरजेंसी कंडीशन में। तो इमरजेंसी कंडीशन में हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट बीट तेज हो जाए, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं ये एडिनरी मेडुलरी रीजन से। तो मेडुला की वजह से हो रहा था वो, एड्रिनल ग्लैंड के, कि तू बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में थी। फिर उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि अब तो इमरजेंसी वैसी वाली कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा बॉडी के अंदर लेकिन उतना नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी ना साहिल, इसलिए हो रहा होगा। ओके, सो आपको ये दिख रहा है, ये बनाया हमने क्या, हमने बनाया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कोई हार्मोन आता था ऊपर से, याद करो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जाओ उधर देख के बताओ, आता था कोई हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को Yes. कंट्रोल करने के लिए? एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को कंट्रोल करने के लिए आता था? एड्रीनो बोल 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 बोल, इसे रिकॉल करना कहते हैं। हाँ, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन किसको कंट्रोल करता था, कॉर्टेक्स को या मेडुला को? Cortex. कॉर्टेक्स Cortex. को, यस, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन है तो हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से? पिट्यूटरी। Pituitary. पिट्यूटरी से। ये आएगा और किसको रेगुलेट करेगा, ओनली कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स को मेडुला को नहीं करेगा। हाँ, तो मेडुला बॉडी से सिग्नल लेता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो इस तरीके से हार्मोन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. लो कंट्रोल वाया पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको, ये बनता है नीट का क्वेश्चन। छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी बातों से ही तो बातें बनती हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे ये कौन है? मैम अरे प्रीवियस ऐसी, लाइन। एक सेकेंड। यस मैम ओके बेटा, तबीयत कैसी है तेरी अब? ठीक हूँ मैम बेटा ध्यान रखना, निकल मत जाना। डन मैम। यस पेपर मैम निकालना है, तूने नहीं निकलना। खुशी तेरी तबीयत कैसी है अब, आवाज आई? मैम पहले जैसी है अभी थोड़ी ठीक हो रही है पहले से। काफी ज्यादा खराब है यार, क्या खा क्या लिया तूने? मैम पता नहीं नॉर्मल कोल्ड गले में दर्द स्टार्ट होगी खांसी स्टार्ट होगी उसके बाद अब आई ऐसी डोंट थिंक रह इट्स रही अ गला। नॉर्मल कोड भाई, थोड़ा स्टीम बीम ले शायद ऐसा है तो। चलो एड्रिनल कॉर्टेक्स को खोल लेते हैं हम लोग, हम वेले ही हैं, हमें क्या है, क्लास लगानी है ना। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, बाहर वाले पार्ट को काट डालो, स्टेन करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, ऐसे नहीं दिखेगा। है सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है हमारे पास, हनुमान जी थोड़ी है हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो याद क्या रखना है, ये याद रखना है, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। क्वेश्चन इतने से ही आ जाएगा, आउटर से इनर लेबलिंग कर दो। ये इनर पार्ट है तो ये किसके पास होगा, कौन सा पार्ट होगा, आउटर या इनर? जो मेडुला के पास होगा। Inner. इनर पार्ट हाँ, तो यहाँ से मेडुला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो भाई, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब तुमको याद है किडनी जब पड़ी थी तो बच्चे सुबह आए थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पढ़ते थे हम, यस मैम जीएफआर। तो बेटा जीएफआर याद कर लो, नहीं तो मैंने स्कूल में कैसे याद रखा था, मेरे स्कूल में था राहुल वो था जो हमेशा लास्ट आता था मेरी क्लास में। नहीं वैसे वो शैतानी में बहुत बढ़िया था भैया, एंटरटेनिंग बहुत था, पर पढ़ने में उसका मन नहीं करता था इसलिए लास्ट आता। तो मैं अभी भी मानती हूँ वो जीनियस था, नो डाउट। तो राहुल था, उसके बहुत सारे दोस्त थी, तो उसके दोस्त का बुलाते थे जीएफ। तो राहुल की बहुत सारी जीएफ है, तो जब भी कोई बात होती है तो उसकी जीएफ उसे घेर लेती थी, वो तो पीछे ही रहता था। तो मुझे ऐसे याद है राहुल हमेशा लास्ट में लिखना है आर, और उसकी जीएफ पहले आएंगी, ठीक है। बहुत सारी मित्र थी उनकी। बाकी तुम जीएफआर तमीज से भी याद कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से हम याद करेंगे, जी बाहर आर अंदर, ओके। अब ये रीजन्स है मेडुला के जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्टेक्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, ओके। यार इसको ना और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आइए इसे बनाते हैं हम ऐसे। कौन है ये? हाँ हाँ चुप कर। ये रहा हमारा एक पार्ट, मेडुला को भी भूल जाओ, मेडुला पे अभी आएंगे, मेडुला में आएंगे तब हम जतिन की बात करेंगे। वो कौन था जो रेगिस्तान में खोया था?
जतिन तो कौन था जिसने करवा चौथ का व्रत रखा था? जतिन जतिन भैया। तो हमारी क्लास में स्टड कौन है? ऑब्वियसली मैं हूँ नालायक हूँ। लेकिन भोला वाला बच्चा है हमारा। पर फिर भी आज फिर से उसी के नाम पे एक कॉन्सेप्ट समझा जाएगा। सब जतिन को दुआएं देना जब नीट में क्वेश्चन आए रहे जतिन भैया जिंदे आप जीवित रहे अच्छे से फूले फले। आपकी वजह से नीट निकला है हमारा। जतिन का खुद का नीट अपनी वजह से निकलेगा, बहुत खुशी की बात है। आइए फिर पढ़ते हैं। अंदर वाले पार्ट को आप सभी भूल जाए, ठीक है? और मेरे से अंडरलाइन नहीं होगा। चलो भाई बताओ जी, बिल्कुल बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? जी स्टैंड फॉर जी जी स्टैंड फॉर जी है। जोना Glomerulosa. ग्लोमेर ग्लोमेर Glomerulosa. ग्लोमेरुलोसा। तो गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा ये कहता तो मैं ये लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये अंदर ये जो पूरी लेयर है रेड वाली, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है ऐसा ये कह रहा है, मुझे नहीं पता। ये ग्रीन वाली लेयर क्या है? जोना पेसिकुलेटा। Testiculata. पेसिकुलेटा वेसिकुलेटा। अच्छा, और आर वाली लेयर क्या है? Reticularis. डोनर रेटिकुलर जोना रेटिकुलरिस। अगर इसका ऑर्डर आ गया और तुम गलत करके आए लानत है तुम पे। अब नहीं बोल सकते GFR, मैं नहीं मानती भूल पाओगे। ठीक है, कौन सी लेयर ज्यादा बड़ी लग रही है साइज में? जीवन Reticulata. लग वैसे रेटिकुलेटर, ये एक्चुअली यहाँ पे क्रोमोफिन सेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं इस पॉइंट पे। तो जो ज़्यादा बड़ी वैसे होती है ना, वो डेप्थ में फेसिकुलेटा होती है। नलायकों की स्टेनिंग सही नहीं है। सबसे छोटी लेकिन ग्लोमेरुलोसा होती है। तुम देख रहे हो शुरू होते ही खत्म हो गया यहाँ से, छोटी छोटी सी है ये। ओके ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। कोई ना, इतना कष्ट नहीं करना, आगे चलते हैं। अब देखो तुमको याद क्या करना है, अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। अरे किसके घर का नल का चल रहा है भाई? क्लास में चलाओगे नल के तुम? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब मैं बोलूंगी एंड्रोजन, जब मैं बोलूंगी मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देखो ये जो कॉर्टिकॉइड्स वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं ना, एड्रिनल बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, बहुत ही सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन तुमको सिर्फ वो वाला पढ़ना है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसका। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी अभी वो ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में उसका अमाउंट ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा है। समझ रहे हो तुम? तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी टीचर जनरली उसी की बात पे ज्यादा विश्वास करती है जिसके नंबर ज्यादा आ रहे होते हैं। है तो भेदभाव ही, पर हम पढ़ने में भी भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पर, वो गलत है। लेकिन यहाँ सही है कि एड्रीनल ग्लैंड बहुत हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन तुमको पढ़ने कुछ ही है। तो जिसके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है, भगवान के लिए पहले जो एनसीईआरटी के हार्मोन है वो ही पढ़ना। उसके बाद तुमको जितना एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पागल हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो? एड्रीनल तो पहले ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जब मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? हार्मोन्स फ्रॉम Cortex. कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स लिख ले बेटा, कॉर्टेक्स तो पूरे बॉडी में भरा पड़ा है, उनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले है जो जी है, जी के साथ तुम्हें एम रखना है। ठीक है, कैसे इसको होगा मुझे सच में नहीं पता। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से तुम्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड लगाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा के साथ तुम्हें लगाना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब देखने में लगता है ना कि ग्लोमेरुलोसा जी से था तो इसी के साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आना चाहिए। देखने में तो यही लगता है कितना आसान होता है, पर जीवन आसान नहीं है ना, पेपर तो मुश्किल है। तो याद रखना ग्लोमेरुलोसा के साथ जी वाला वर्ड नहीं लगाना है, उल्टा था। ठीक है, तो फेसिकुलेटा के साथ तुम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लगाओगे। और जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस अंदर वाली लेयर है या बाहर वाली लेयर है? अंदर वाली है ना? हाँ, तो कभी भी जब भी सेक्स एजुकेशन की बात होती है बहुत धीरे धीरे होती है ना, या मेंस्ट्रुअल एजुकेशन की बात होती है किसी स्कूल में, तो बड़े धीरे धीरे से अंधेरों से कमरों में होती है ना, ये नहीं कि ओपनली बात हो जनरली, राइट? तो ऐसी वाली बातें बहुत धीरे धीरे की जाती है, जबकि है एजुकेशन ही। तो एंड्रोजन्स क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन्स। तो इसलिए रेटिकुलरिस अंदर वाली लेयर उसको सिक्रीट कर रही है। ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ, जीएम ट्रिक हो सकती है। ओके बेटा, ये कह रहा है अंशुल कह रहा है मैम जीएम ट्रिक हो सकती है। गुड मॉर्निंग लिखता है ना ये, गुड मॉर्निंग, तो तुम गुड मॉर्निंग से याद रख सकते हो जीएम।
G से ग्लोमेरुलोसा और M से मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके डन सबको। रेटिकुलरिस हमें अंदर वाला याद रहेगा तो फिर तो हम तुक्का मार ही लेंगे। पेसिकुलेटा के साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थे। ओके डन। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करना, कोई जरूरत नहीं है बहुत सारा एक्स्ट्रा जाने की। इतना याद हो जाए एक जन्म में बहुत है यार। इससे बाहर पेपर आएगा तो क्वेश्चन छोड़ देना वो वाला, लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने दिमाग को पागल नहीं करना है। बहुत इंफॉर्मेशन है ये। आओ अब आओ। हाँ पे प्रीवियस ईयर लगाओगे तो तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत सारे हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनमें से एक पढ़ रहे हैं हम और उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। सुना सुना लग रहा है एल्डोस्टेरोन। यो मैम, कहाँ से आता है जल्दी बता। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन करता है एन पॉजिटिव कैसे एंड करता कलेक्टिंग है? डक्ट में भी हाँ क्या करता क्या है ये? रीअब्जॉर्प्शन कर किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन करता है तो उसी की इसका पर्पस इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन तो था नहीं एग्जैक्टली। उसके बहाने क्या हो जाता है? यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ किडनी। होता क्या है, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो बढ़िया से भाग कर जाता है और कहाँ पे इफेक्ट करता है? नेफ्रॉन के, दिस इज नेफ्रॉन, किस पार्ट पे करता है? डीसीटी, मेनली डीसीटी होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे भी होता है, वो गलत नहीं बोल रहा। डीसीटी इज द मेन ऑप्शन, ठीक है। डीसीटी पे करता है। अब वो क्या करता है यहाँ पर जाके, जैसे ही एल्डोस्टेरोन इस पर गया, ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक तो ये एक्टिवेट होते हैं ना विद द हेल्प ऑफ एटीपी होते हैं ये, ठीक है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ लिख लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तुम्हारे 4 नंबर यहीं से रह जाएंगे, नहीं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ध्यान से देखना कि जो भी नेफ्रॉन है बेटा वो ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है आसपास। ओके, तो ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्प्शन होती है हमेशा। तो ब्लड वेसल की तरफ क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट आयन, दैट इज सोडियम। तो यहाँ होगा सोडियम, थर्ड स्टेप, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब। अब सोडियम क्योंकि आयन है उसके पीछे पीछे लहराता है, वो कौन जाएगा? वाटर। वाटर ऑल्सो रीअब्जॉर्ब। तो जब भी शरीर में पानी की कमी होगी, ये कब होगा? जब जतिन कहाँ खोया था? रेगिस्तान में। हाँ, तो बेटा जतिन जब तो रेगिस्तान में खोया था ना, तेरे दिमाग को पता था कि मुश्किल है, तो उसने फटाफट से हार्मोन कौन सा सीक्रेट किया होगा? एल्डोस्टेरोन। तेरे दिमाग ने कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया होगा? एडीएच। एडीएच, हाँ एक तो एडीएच किया, और मैम एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। उसने जाके किस पे इफेक्ट करा? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे किया, और वहां से क्या सीक्रेट कराया? एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करवाया जो स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरोन वाला। राइट, क्लियर? यस मैम। शुक्रिया कर तू अपने एड्रीनल ग्लैंड को। आज किडनी पकड़ के बैठ जियो, रोने लग जियो, थोड़ा पीछे की तरफ होती है तो मुझे बचा लिया। आओ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर तुम्हें कॉर्टिसोल पढ़ना है, बहुत सारा इसके बारे में, इसलिए आगे लिखा है, डोंट वरी, यही खत्म कराऊंगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में तुमको कॉर्टिसोल ही याद रखने का है। एंड्रोजन्स के अंदर तुमको क्या याद रखना है? DHEA। DHEA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म आती है इसलिए यहाँ लिख दिया है, डाईहाइड्रो एपिंडोस्टेरोन। इसके आगे अभी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो तुमको एक चीज क्लियर होगी, एल्डोस्टेरोन वाला यहीं पे, आगे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। नो मैम। ओके, कोर्टिसोल पे दिमाग खाते हैं हम अपना। आइए कोर्टिसोल के बारे में पढ़ते हैं। कोर्टिसोल बहुत बढ़िया चीज है। प्रीवियस स्लाइड का प्रीवियस स्लाइड। हाँ 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 हाँ, 6-7 बोलो। मैम। हाँ, कोर्टिसोल कौन सीक्रेट कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाँ, साथ साथ लिखते जाओ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखो, पढ़ना मत सिर्फ, ये भूल जाएगा हार्मोन भूल जाते हैं, मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें बता रही हूँ, सब भूल जाते हैं, तो इसको लिखते रहना। ओके, तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कोर्टिसोल निकला। ये क्या करता है? सबसे पहला काम करता है, ये रेगुलेट करता है आपका ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, ठीक है। तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो
दूसरा क्वेश्चन यही आता है ना कि लेवल तो मेंटेन करता क्या है, ब्लड में बढ़ाता है कम करता है, ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर Increase. रहा है। अगर ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो बेटा ये तेरे को जबरदस्ती ग्लूकोज वाली चीजें खिला तो सकता नहीं, वो तो इसके हाथ में नहीं है, वो तो ब्रेन के हाथ में है। तो बता ये कैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा? क्या ये तबाही मचाएगा या चीजें बनाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा ये। तो तबाही मचाएगा ना। जो बचे हुए ग्लूकोज के स्टोर सब्सटेंसेस स्टोर फूड था हमारे पास जो ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको तोड़ देगा ना। तो वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज था क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोजन। Glycogen. ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, राइट। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बाय तबाही मचा देगा भाई साहब। कैसे? ये ग्लाइकोजन को क्या कर देगा? तोड़ देगा ताकि उससे ग्लूकोज निकले। और ये क्या करेगा? कल भी पढ़ाया था इसके बारे में कि ये लिपिड जो कि डायरेक्ट स्टोर्स ऑफ ग्लूकोज नहीं है लेकिन इनसे भी एनर्जी ड्राइव होती है, तो लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा। तो जब इनको ब्रेक करेगा सो इनसे भी एनर्जी सोर्स जनरेट होगा, एनर्जी सोर्स फॉर्म। करेक्ट? ध्यान से देखना ये बात। तो जब ब्रेक करते हैं तो वर्ड लेते हैं हम लाइसिस, Yes, ma'am. तो इसको बोलेंगे लाइपोलाइसिस और नीचे वाले को बोलेंगे Proteolysis. प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन डाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पे एनर्जी सोर्स को फॉर्म कर रहा है तो इसको हम क्या वर्ड देते थे दोनों को टुगेदर? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस क्योंकि इसने एनर्जी सोर्स बनाया है, नियो का मतलब है कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, किसी और सोर्स से हमने एनर्जी ड्राइव कर ली है। क्लियर? यस मैम। याद आया थोड़ा थोड़ा सा? अब देखो आओ यहाँ पे। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसको अपा बोलते हैं कोर्टिसोल को भी स्ट्रेस हार्मोन। अब तुम ये मत बोल देना मैम मेडुला के अंदर होता है स्ट्रेस हार्मोन। बेटा इसको भी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तब ये भी, जैसे नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस होता है ना, पेपर का स्ट्रेस है, जैसे अब मेरी तबियत खराब तो मुझे क्लास लेने का स्ट्रेस, जिसकी तबियत खराब वो क्लास लेने का स्ट्रेस। सो इस टाइम पे हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इट इज रिलीज वाइल वी आर इन स्ट्रेस। जब हम छोटे छोटे स्ट्रेस में होते हैं तो अच्छे से रिलीज हो जाता है ये। और क्या क्या करता है ये? जो प्रोसेसेस ऊपर लिए वही नीचे नाम लिखते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, और प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोल देंगे आगे। करेक्ट? डन? Yes, ma'am. यस मैम। यस। आइए आगे चलते हैं। खत्म नहीं हुआ है अभी ये पापी अभी भी है। ये देख बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि तुमने प्रोटीन तोड़ा, मान लिया तोड़ा, हम कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। प्रोटीन तोड़ के बनाओगे तो अमीनो एसिड है ना। कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? इन ब्लड। यस मैम। मैंने प्रोटीन मेहनत से तोड़ा, सेल के अंदर से ब्लड में लेकर आई मैं अमीनो एसिड। अगर सेल ने दोबारा से अमीनो एसिड ले लिया तो सेल तो बावला है, सेल के अंदर तो ट्रांसलेशन चलती रहती है। तो सेल ने अगर दोबारा से अमीनो एसिड ले लिया और उसमें ट्रांसलेशन है तो क्या बन जाएगा? ये है सेल। पता था मुझे, नहीं सुने कोई नहीं देगा जवाब। ये रहा ब्लड। ठीक है? बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही खतरनाक मेहनत से हमने ये प्रोटीन की चेन की धज्जियां उड़ाई हैं और इसके अमीनो एसिड यहाँ रिलीज कर दिए हैं। इतना क्लियर? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. बेटा अगर ये अमीनो एसिड सेल ने वापस ले लिए तो ये क्या बना देगा दोबारा? प्रोटीन। Protein. प्रोटीन की चेन बना देगा कम बखत, क्योंकि सेल के अंदर ट्रांसलेशन तो चलती रहती है, प्रोटीन तो बनते रहते हैं हर तरीके के, तो कहीं ना कहीं तो यूज कर लेगा। अब इतनी मेहनत से तोड़ा, उसको थोड़ी जुड़ने देंगे दोबारा। तो ये क्या कहता है? कौन क्या कहता है? किस हार्मोन की बात हो रही है यहाँ? कोर्टिसोल। Cortisol. कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं पहले तोड़ूं फिर मैं तुमको जोड़ने दूं ना। जब हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है तो बस लड़का लड़की अलग हो गए, अब शादी नहीं होने देंगे हम, अलग अलग शहरों में रह जाओ इनको। वो सेम चीज करता है। वो क्या करता है? सेलुलर अपटेक। सेलुलर मतलब सेल का अपटेक ऑफ अमीनो एसिड रोक देता है। इट स्टॉप्स सेलुलर अपटेक। तो जो अमीनो एसिड ब्लड में है ना वो वापस नहीं जा पाएंगे। ये भाई साहब यहाँ पे रोक लगा देते हैं, कह रहे ना नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। कैसे रोक लगाते तुमको नहीं जानना है, इतना जान लो बहुत है। समझ आई? यस मैम। बहुत Yes, बढ़िया। एनसीईआरटी के नए नए ये ऑल्सो दे आर ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, मतलब कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पर उसको ये कम करते हैं। तो ये तो बढ़िया बात है कि नहीं? इन्फ्लेमेशन बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होती है वो प्रेशर डालती है ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड आराम से जा रहा था, उसके जीवन में तो कष्ट आ गया ना। मैं ब्लड हूँ, मैं मजे मजे से फ्लोट कर रही थी, तुमने मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर डाल दिया।
अब मैं फ्लोट नहीं कर पा रही हूँ। इन्फ्लेमेशन प्रेशर डालती है, वहाँ पे हीट जनरेट करती है, सारे इम्यून सेल्स को उस तरफ भगाती है, तो अच्छा नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होनी नहीं चाहिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में होती है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इन्फ्लेमेशन लेकिन होती क्यों है, वो क्या बोल दिया मैंने, क्यों होती है भाई सूजन? क्या इन्फेक्शन हुआ, सूजन क्यों जाती है? मैम फर्स्टली डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे हाँ। लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वहाँ ज्यादा है उस साइट पे, तब इन्फ्लेमेशन होगी। और जब हम कॉर्टिसोल देंगे तो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी कम करेगा, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन कम करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अच्छा, बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्सेप्ट एक गलत है तेरा, तुझे बाद में समझाऊंगी ये। लेकिन थोड़ा सा सही है कि जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ, लेट्स से दिस इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ कट लग गया, थोड़ी देर में वहाँ पे सूजन आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर भागते हैं सेल्स। इम्यून सेल में सबसे पहले कौन सा सेल भागता है, न्यूट्रोफिल्स भागता है। डब्ल्यूबीसी के बहुत टाइप के है ना बेटा, उसमें से न्यूट्रोफिल भागता है। न्यूट्रोफिल सबसे पहले जाता है द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सेल्स भागेंगे, ठीक है, सारे सेल भागेंगे और यहाँ पे थोड़ी सूजन क्रिएट कर देंगे। सूजन क्यों क्रिएट करेंगे, इतने सारे सेल आएंगे तो यार जगह थोड़ी ऊंची नहीं हो जाएगी? 100 लोग भर दो एक बोरी के अंदर तो बोरी मोटू नहीं हो जाएगी? वैसे ही है, सूजन आती है क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हीलिंग का प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे एक बड़े कमाल के सेल्स होते हैं जिनका नाम है मस्त सेल। ये होते हैं मास्ट सेल, ये मस्त ऐसे आते हैं और इनके पास होती है एक पोटली, और उस पोटली के अंदर इनके पास एक केमिकल होता है विच इज नोन एज हिस्टामिन। सुना? मैम तब तो ये एलर्जिक रिएक्शन करवाएगा ना। हाँ हाँ, हिस्टामिन की बात करूँ ना। इन्फ्लेमेशन में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता ही होता है, सिर्फ एलर्जिक में नहीं होता, जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ रिलीज होता है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन देन वहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, बट जब हम एलर्जी की बात करेंगे तब हिस्टामिन आएगा। जब भी एलर्जी की बात करेंगे ना हम, तो स्पेसिफिकली वहाँ पे तो हर तरीके के सेल, देखो जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है ना साहिल, वहाँ पे हर तरीके के इम्यून सेल आता है। पहली बार जब इन्फेक्शन होता है ना, सबसे पहले वहाँ पे डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स भाग कर आते हैं, वहाँ पे मास्ट सेल्स भी आते हैं, वहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आते हैं। ये कंपल्सरी सेल्स है जो आते ही आते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है वहाँ पे इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन नॉर्मली अगर मेरे हाथ पे कट भी लगेगा ना, वहाँ पे ये 3 टाइप के सेल जरूर आएंगे, इनकी नेचर है आना वहाँ पे, ठीक है। तो मास्ट सेल भी वहां पर आएंगे, मस्त। ओके यो मैम। ओके, अब मास्ट सेल वहां पर आए, उनके पास है पोटली, पोटली में है हिस्टामिन। वो क्या करते हैं, अपने हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन इज द राइट वर्ड। तो जब वो उसको रिलीज कर देंगे वहां पर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब वहां पे होगी आपको स्वेलिंग, आपको थोड़ी स्वेलिंग दिखने लग जाएगी, वहां पे हीट भी आ जाएगी, ठीक है। अब वहां पर स्वेलिंग होगी, तो स्वेलिंग के अगेंस्ट कौन काम करता है, कौन काम कर रहा है स्वेलिंग के अगेंस्ट? एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन है? कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल किसके काम के अगेंस्ट काम कर रहा है? मास्ट सेल्स के। और मास्ट सेल तुमको क्या दे रहे थे, इम्यूनिटी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कॉर्टिसोल हमारी इम्यूनिटी को दबा रहा है? तब तो टी सेल की फंक्शनिंग को भी कम करेगा, सप्रेस करेगा आई गेस। नहीं, सबकी टी सेल तक बहुत देर में पहुंचती है बात, ये तो लोकल लेवल पे होती है। ये जो सेल्स होते हैं ना साहिल, मास्ट सेल एंड न्यूट्रोफिल्स, ये जो इन्फेक्शन की साइट है ना, वहाँ से थोड़ा सैंपल लेते हैं और तुम्हारे लिम्फ नोड में जाते हैं और वहाँ पर जाके टी सेल और बी सेल को बताते हैं कि इन्फेक्शन आया है। वहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे नहीं होती कभी, फिर वहाँ से ट्रेवल होकर साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आती है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत बता रहा था तू, ठीक है। नहीं, उनको कुछ नहीं कहता, ये यहीं पे आके इफेक्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे की बात होगी। तो अच्छा, इन्फेक्शन हुआ, कौन भाग कर आया? मैं यहाँ लिख रही हूँ न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे पहले न्यूट्रोफिल, भूलना नहीं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल आए, उसके साथ साथ और कौन से आएंगे, और आ जाएंगे हमारे पास मास्ट सेल, मस्त मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। हाँ मैक्रोफेजेस, यस मैक्रोफेजेस भी आते हैं, सबसे पहले आने वाली चीजें हैं। अब ये जो मेरे मस्त सेल है, उनके पीछे टोकरी थी, तो टोली से उठाई थी उसने, क्या पकड़ा इसमें इसने? हिस्टामिन। हिस्टामिन। तो ये क्या कहता है, हिस्टामिन छोड़ देता हूँ, यहाँ थोड़ी स्वेलिंग कराता हूँ, इन्फ्लेमेशन कराता हूँ, फिर यहाँ पे बढ़िया, क्योंकि इसको टेम्परेचर भी रेज करना है, टेम्परेचर रेज होता है ना तो सेल जल्दी काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इन्फ्लेमेशन थोड़ी होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठहरी जाए तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आए, उसके बाद क्या हुआ, हिस्टामिन की बात करते हैं हम यहाँ पर।
हिस्टामिन हो गया रिलीज, रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। ये है तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल रिस्पॉन्स ना, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, अभी इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ही कराना है, टेंशन ना लो। नहीं भी अगर तुमको पता था पढ़ा दूंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है तो मेरी इम्यूनिटी का पार्ट है ना, बढ़िया बात है। जब इन्फेक्शन का टाइम है थोड़ा सा तो स्वेलिंग होगा, वो तो मतलब कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैठ जाता है, बैठना चाहिए, नहीं बैठ रहा तब दिक्कत है हमें। थोड़ी सी तो उस पॉइंट पे होगी, थोड़ी सी उस एरिया में गर्मी सी होगी जहाँ चोट लगी है, पर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो सेट हो जाएगी। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अब आया ये देख, ये ए केस था, बी केस देख, बी केस में देखो क्या खतरनाक चीज हो गई कि कॉर्टिसोल आ गए। जब कॉर्टिसोल आया तो उसने क्या किया, वो क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फॉर्मेशन होने ही नहीं दे रहा है ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ एक पिक्चर को देख के कि कॉर्टिसोल इज वर्किंग अगेंस्ट इम्यूनिटी? Yes, ma'am. यस मैम। वर्किंग अगेंस्ट इम्यूनिटी इस केस में ना, देखो इम्यूनिटी में बी सेल्स टी सेल पे नहीं जाना, इस केस में यहाँ पर तो इम्यूनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ये लाइन, कॉर्टिसोल डिक्रीजेस इम्यूनिटी इन बॉडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मुझे बात बताओ, कॉर्टिसोल स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है? Yes, ma'am. यस मैम। स्ट्रेस हार्मोन। तो अब मेरे को बताओ, कभी कभी सुना है बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में कि स्ट्रेस मत लिया करो, चिंता चिता समान है, लाइन सुनिए? बहुत Yes, सुनिए, ma'am. मेरी सुनिए मैम। मेरी दादी बहुत बोलती है। वो क्यों बोलते हैं? उसका साइंटिफिक रीजन है कि जब तुम स्ट्रेस लोगे एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलेगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी तो करेगा ना, हर जगह पे कहीं ना कुछ हो ही रहा होता है बॉडी में। नो वन इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कहीं पे जोर से खुजा भी देते हो, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है ना, तो तुम्हें क्या लगता है वहां पर काम नहीं चल रहा है, इम्यून सेल वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, उनको लगता है खतरा आ गया बॉडी में, तो थोड़े से खुजाने पे भी जो स्वेलिंग हो रही है वहां पर भी इम्यून सेल्स आके काम करते हैं। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, तुम्हारी बॉडी में इम्यून सेल के खराब काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इम्यूनिटी को ढंग से काम नहीं करने देता, और अगर बॉडी की इम्यूनिटी घटेगी तो तुम्हारे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा। इसलिए जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जैसे पेपर से पहले हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, या रिजल्ट से पहले स्ट्रेस में आते हैं, तो अक्सर बीमार हो जाते हैं, या जब हमारा कोई झूठ वूठ पकड़े जाने वाला होता है हम बीमार हो जाते हैं ना। तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। नहीं, वो उसका वो खुद ही वो एक केमिकल सीक्रेट करता है ताकि वो एरिया थोड़ा ऐसा रहे। हाँ, बार बार करता रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, साहिल, तब भी होगा। ये बात समझ आई क्या हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे मिलेगा नहीं। अब लाइन पढ़ाती हूँ, अब सारी लाइन समझ आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं थी। एड्रिनल देखने में लंबा है, इतना मुश्किल नहीं है। कॉर्टिसोल ने अमीनो एसिड का अपटेक रोका ताकि भाई प्रोटीन सिंथेसिस ना हो जाए। कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये मेडिसिन की तरह यूज होता है इन द केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, तो घुटनों में ऐसे हो जाती है ना स्वेलिंग, तो इस केस में इसको एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए स्पेशली बॉडी में यूज किया जाता है ताकि थोड़ी घुटनों में वो सूजन है वो कम हो। ये सप्रेस करता है एक्शन ऑफ WBC, इट इज एन इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट। इस लाइन से बनता है क्वेश्चन नीट का, मैं होती तो मैं यहाँ से डालती, मुझे बच्चों की हाई लगेगी ऐसे बोल के, नहीं बेटा मैं इजी डालती। तो कॉर्टिसोल इज एन इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट, क्लियर? अब समझ गए कैसे? यस मैम, बट मैम अगर कोई एड्स इन्फेक्टेड है तब तक उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होगा क्योंकि उसकी तो इम्यूनिटी पहले खराब है। एड्स के केस में कॉर्टिसोल का रोल नहीं होता, एड्स के केस में टी सेल ही वर्क करने लग जाते हैं, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, टी सेल ही बर्बाद हो गए शरीर के, डन मैम। इसलिए बट कॉर्टिसोल भी तो टी सेल को भी डिक्रीज करेगा ना, उसकी बोलते उसकी फंक्शनिंग को सप्रेस करेगा ही वो। कॉर्टिसोल किसकी फंक्शनिंग को सप्रेस करेगा साहिल? टी सेल की फंक्शनिंग को मैम। टी सेल की फंक्शनिंग तक वो जाता नहीं है, उसको जाने का रास्ता ही नहीं मिलता टी सेल की फंक्शनिंग। टी सेल तुम्हारे लिम्फ नोड्स के अंदर पड़े हैं बेटा, तो वहां तक स्पेसिफिक जाके इफेक्ट नहीं कर पाता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमने इम्यूनिटी लिखा है तब तो उसमें सारे फैक्टर ऐड हो रहे हैं ना। नहीं, सारे फैक्टर ऐड नहीं हो रहे ना। ऐसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को मैं ये दवाई दे दूं, उसके टी सेल दब जाएंगे, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं, सारे सेल्स को नहीं करता, कुछ पार्ट को करता है, हम जर्नल टर्म दे देते हैं इम्यून सप्रेसेंट, ओके डन मैम। नाउ, अरे खत्म नहीं हुआ, ये सुन लो। इट स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन, ये एक बार आ चुका है नीट में,
कॉर्टिसोल आरबीसी की प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, हैव इफेक्ट ओवर किडनी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी के ऊपर भी इसका इफेक्ट है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर है। देखो ये जर्नल लाइन है, इसके डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते तो उसमें जाना मत, पर याद रखना इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, बहुत कम जगह पढ़ोगे, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो कॉर्टिसोल के साथ ये लाइन याद रखनी है। क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, बहुत सारा हो गया ना कॉर्टिसोल का, मेरे को इसलिए नहीं अटेंड पसंद। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन तो मैंने पढ़ा दिया। एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन डीसीटी एंड इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम पंप, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सोडियम मूव करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की तरफ, पीछे पीछे पानी आ जाता है, पानी कंजर्व हो जाता है। जय माता दी, हो गया। Yes, ma'am. ये तो हमने करा था ना पीछे, उसी का पार्ट है, Yes, ऐसा मत सोचना करा पढ़ाया नहीं था। मैंने। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन पढ़ेंगे हम। बेटा सेक्स हार्मोन होता है, तू ये भेदभाव कैसे करने लग गया है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन मेनली हम इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं, सच बोल रहे हैं। जोनर रेटिकुलरिस तो मेल पे ही मतलब इफेक्ट करेगी ना, मतलब एस्ट्रोजन तो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट करेंगे। हाँ लेकिन सिक्रीट होता है, ठीक है। मेनली टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इससे निकलता है। अब तुम बोलोगे मैम फिर टेस्टिस क्या कर रही थी, मजाक कर रहे हो हमारे साथ, गलत पढ़ाते हो। नहीं नहीं, गलत पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी गलती से गलत पढ़ा दिया। बेटा क्या होता है, प्यूबिटी से पहले तो यही है जो कंट्रोल कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, फिर प्यूबिटी के बाद टेस्टिस अच्छा कंट्रोल ले लेती है और टेस्टोस्टेरोन का मेन प्रोडक्शन वहाँ होता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में यहाँ से भी निकलता है, ठीक है। तो बचपन से लेकर प्यूबिटी तक स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड पे डिपेंडेंट होता है मेल फॉर टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद टेस्टिस जो होती है वो मेन कंट्रोल ले लेती है। ओके, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। आइए, कहाँ गया? एक सेकंड, थाइमस कहाँ है? थाइमस रह गया था ना, थाइमस ने बढ़ाया था मैंने, मेरा आओ जरा थाइमस। अभी कौन सा पार्ट रह गया एड्रिनल का, बीच वाला ना, क्या नाम है इसका? Yes. एड्रिनल रेटिकुलेट मेडुला Fasciculator. फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा रह गया बेटा, मेड्यूला मेडुला पार्ट रह गया। किससे बना ये? मॉडिफाई कौन से सेल से? न्यूरोसेक्रेटरी से सिक्योरिटी सेल्स और इनका नाम क्या है? क्रोमोफिन सेल्स, है ना। तो इनका जो हार्मोन है ना, ये मैं तुमको एनसीईआरटी के साथ बनाऊंगी क्योंकि वहीं से हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, टेंशन ना लो, यहीं आएंगे वापस। आओ मैं तुमको थाइमस करा देती हूँ एक बार। आओ भाई, थाइमस के ऊपर क्वेश्चन एक तो आ जाता है उसकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो थाइमस होता कहाँ पर है? इधर आओ। थाइमस होता है आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर रीजन पे, अगर टच करोगे तो हड्डी फील हो रही है यहाँ पे, यस मैम। Ma'am. हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम, Ma'am. राइट। तो अगर ये स्टर्नम है, यहाँ पे लेती हूँ मैं, स्टर्नम है, तो स्टर्नम का बाहर वाला पोर्शन तो मेरे फेस के पैरेलल पड़ रही है, ये वाला कौन सा साइड होता है, डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। Ventral. बेटा जो बिल्कुल मेरे फेस के सीध पे है ना, मेरे नाक की सीध में है, वो मेरा वेंट्रल है, मेरे बैक साइड इज डोर्सल। तो थाइमस का भी ये वेंट्रल है, तो इसका पीछे के साइड डोर्सल है जो मेरे लंग्स की तरफ है, राइट। तो वो डोर्सल साइड है, ओके। तो ये रहा थाइमस, और ये जो लंग की तरफ है वो डोर्सल साइड है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी डोर्सल साइड है। अब पीछे अगर तुमको पता है लंग, जो तुम्हारे लंग्स होते हैं वो उसके पास दिल पड़ा होता है, लेफ्ट साइड को होता है या राइट साइड को होता है? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड को होता है। और दिल के अंदर से वो क्या निकलती है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है आगे टूट टूट के? कैपिलरीज एओर्टा। आयोटा, आयोटा आगे जाके डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है ना दूसरी। हाँ, तू भी गलत नहीं बोल रही थी, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे आयोटा भी पड़ा होता है, ठीक है। तो ये आयोटा जा रहा है ऐसे, आयोटा बहुत डेलिकेट है, तो थाइमस ना इसके आगे पड़ा होता है। तो अगर वो आयोटा के फ्रंट पे पड़ा है तो मैं क्या बोलूंगी, आयोटा की वेंट्रल है या डोर्सल? वेंट्रल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं बर्गर भी बना दूं तो बर्गर का ऊपर वाला जो बन है
वो है हमारा कौन सा, थाइमस। ठीक है, ये बर्गर का ऊपर वाला बना है ना जहाँ पे वो सेसमे सीड लगे होते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा महंगा बर्गर खाया तो है, ये रहा उसका डॉर्सल साइड। और नीचे बर्गर की दूसरी टिक्की बना देते हैं, दूसरी टिक्की रेड कलर से बनाएंगे, पापियम। ये क्या है, एयोटा, दूसरा बना है ये। और ये है इसकी वेंट्रल साइड। इतना तो समझ आ रहा है ना सबको, इसका तो वेंट्रल है ना ये फ्रंट पार्ट। इसके बीच में लगा दो टिक्की। हमारा टिक्की कौन सा ऑर्गन है, Thymus. थाइमस। तो थाइमस कहाँ पड़ा होता है, मैम ऊपर भी तो आपने अरे थाइमस लिखा ना। मेरी गलती है, स्टर्नम लिखना था, बोली क्यों नहीं, स्टर्न। तो हमारा थाइमस कहाँ पड़ा होता है, स्टर्नम और अयोटा के बीच में। उसमें भी बहुत स्पेसिफिक लाइन आ सकती है कि स्टर्नम की डॉर्सल साइड और अयोटा की वेंट्रल साइड के बीच में थाइमस ग्लैंड पड़ा होता है। अब याद रहेगा, Yo, ma'am. बर्गर के Yes, नाम ma'am. पे तो तुझे सब याद रहेगा, बर्गर के नाम पे तो मुझे भी याद रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये इसकी लोकेशन है, Yes, लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ थाइमस क्या सीक्रेट करता है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन एक हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन का ग्रुप है। तुम्हें ग्रुप में नहीं जाना तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, तो थाइमोसिन ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है थाइमस, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। तो अगर तुमको थोड़ा सा इम्यूनिटी से याद हो, ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी रिवाइज कराऊंगी, राइट। तो जो बी सेल्स होते हैं वो पैदा कहाँ होते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो, इसलिए हम उनको बी सेल बुलाते हैं। और मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस। बेटा Thymus. बोन मैरो में ही होते हैं। बी सेल ना, बी लिखा है ना, तो बोन मैरो में ही पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। थोड़े से जाएंगे थाइमस में, लेकिन मैच्योर होने नहीं जाएंगे। टी सेल, टी सेल, टी कहाँ से आया था, थाइमस से आया था। तो टी सेल मैच्योर होने यहाँ जाते हैं थाइमस, लेकिन पैदा कहाँ होते हैं, Bone marrow. बोन मैरो में। लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स बोन मैरो में पैदा होते हैं। ठीक है, ये नीट का क्या, ये दुनिया में कहीं भी जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत आएगा बायो में, गलत नहीं करना है ये। क्लियर हुआ, Yeah. यस मैम। अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ बोल लेती हूँ मैं, ऐसा है, ऐसा है क्या। ये लास्ट चीज बता रही हूँ फिर जा रही हूँ, टेंशन ना लो। देखो, इमेच्योर टी सेल्स मैच्योर टी सेल में बोन मैरो में हो, इधर हो गए, क्या कहते हैं, थाइमस में हो गए। जादुई तरीके से थोड़ी हुए, वहां पे थाइमोसिन पड़ा था, थाइमोसिन हार्मोन ने उसको मैच्योर कराया। ठीक है, समझ आई बात। तो टी सेल हमें कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी या ह्यूमरल, अरे अरे Cellular. सेलुलर। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो मर गए तुम। आना बेटा आना, तुम सबके सब आना कल क्लास में, तुम्हें बहुत जरूरत है। तो मैं कह सकती हूँ थाइमस प्लेज अ रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यस मैम। यस। आइए, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। यस यस दैट इज ट्रू प्रतिभा, गलत नहीं पता तुम्हें, देखो फिर। The thymosin is are released in the blood and influence B cell functioning. थाइमोसिन ना ब्लड में भी रिलीज होता है, तो बेशक बी सेल थाइमस में नहीं आ रहे, लेकिन ब्लड में तो घूमेंगे ना थोड़े थोड़े। तो थाइमोसिन ब्लड में भी रिलीज होता है और बी सेल की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है, उसे मैच्योर नहीं कराता, मैच्योर वो होकर आ रहे हैं, लेकिन उसकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट भी करता है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि थाइमोसिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस किसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमरल इम्यूनिटी, कह दूँ। यस। बहुत बढ़िया, अब तो तुम मुझे रोक भी कैसे लेगी, तो मैंने कह दिया। एंड थाइमस आपको शो करता है एट्रोफीज विद एज। थाइमस जो होता है धीरे धीरे साइज में कम होता जाता है जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, इसलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है ना यंग के कंपैरिजन में। तो नेचुरल प्रोसेस है कि थाइमस इम्यूनिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है, एक तरह से बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर हम हमेशा इम्यूनिटी में सही रहेंगे तो हम हो गए ना, मृत्यु कभी होएगी नहीं, राइट। तो बॉडी का अपना तरीका है ये। ओके, क्लियर। Yes. एज के साथ एक ही ऑर्गन मैंने अभी तक बताया जो डिक्रीज हो रहा है, तो याद रखना, बोलना नहीं। हाँ बिल्कुल, प्यूबर्टी तक तो बढ़िया इंक्रीज होगा। यस यस, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है डिक्रीज होना। मेरा तुमसे छोटा होना चाहिए, तो मेरा इम्यून सिस्टम तुम्हारे कंपैरिजन में कम होना चाहिए। ओके, डन। डन।